अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे मेरा और आपका साथ और मजबूत होगा। तो चलें दोस्तों, बिना देरी किए अपने कमरों की लाइट्स ऑफ कर लें और अपने अपने हेडफोन्स लगा लें और साथ एंजॉय करें आज की इन कहानियों को। दोस्तों, आज की पहली कहानी हमें गुलिस्तान जौहर कराची से जिन्होंने शेयर किया है उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, लेकिन ये वाक़या, ये कहानी, ये आप बीती खुद इन्हीं के साथ पेश आई। तो चलिए इनकी कहानी हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मैं काफ़ी सालों से गुलिस्तान जौहर की रिहायशी हूँ। मैंने अक्सर कॉन्टिनेंटल की तरफ ऐसे वाक़यात सुने हैं, मगर मैं आपसे अपना वाक़यात बताना चाहती हूँ। ये वाक़या उस ज़माने का है, आज से तकरीबन 6 साल पहले का, जब मैं एनईडी यूनिवर्सिटी में तलबा हुआ करती थी। क्योंकि मेरे वालिद साहब की वफ़ात 2006 में हुई थी और इसके बाद हम अपनी नानी जान के साथ रहा करते थे। बताती चलूँ कि मेरी नानी का घर ब्लॉक 14 गुलिस्तान जौहर में है। मुझे अक्सर औकात मेन रोड से चिंची लेकर जाना पड़ता था। उस ज़माने में मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स चल रहे थे और हमारे पेपर्स दोपहर यानी 2 से 5 बजे वाली स्लॉट में हुआ करते थे। बदस्तूर हम अपनी रूटीन फॉलो करते हुए पेपर्स के अख्ताम पे पहुंच गए। आखिरी पेपर वाले दिन हम सब सहेलियों ने सोचा कि आज तो पेपर ख़त्म होने की खुशी में 5 बजे के बाद यूनिवर्सिटी के बराबर वाले पिज़्ज़ा पॉइंट से पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे और मगरिब के बाद अपने घर रवाना हो जाएंगे। वही हुआ। हम चारों सहेलियों ने पिज़्ज़ा पार्टी की और अब हम अपने अपने घरों को जा रहे थे। मेरी तीनों दोस्तों का घर बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में था और मेरा घर मुख्तलिफ सिमत में। तो डिसाइड हुआ कि मैं यूनिवर्सिटी के सामने वाले ब्रिज को क्रॉस करके दूसरी तरफ से रिक्शा लूँगी, जबकि मेरी बाकी दोस्तें यूनिवर्सिटी के गेट के सामने से रिक्शा कर लेंगी। ऐसे किराए के पैसे भी बच जाएंगे और हम जल्दी घर भी पहुंच जाएंगे। तो हमने फिर ऐसा ही किया। एक दूसरे से अलविदा सलाम लेते हुए मैं ब्रिज पे चढ़ गई। मगरिब हो चुकी थी और अंधेरा होने को था। मैं करामा करामा ब्रिज की दूसरी तरफ टहलते हुए उतर गई। सर्दियों का मौसम था तो अच्छा भी लग रहा था। अब असल इंतज़ार था रिक्शे का। मैं ब्रिज के साथ ही खड़ी थी और काफ़ी कम लोग दिखाई दे रहे थे। मुझे परेशानी लगी हुई थी कि जल्द से रिक्शा आ जाए और मैं रात होने से पहले घर पहुंच जाऊं। मैंने ऐसा सोचा ही था कि ऐसा लगा कि कोई बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा है। मैंने सोचा शायद कोई होगा, कोई और भी रिक्शे का इंतज़ार कर रहा होगा। मैं जब पलटी तो देखा कि एक बुजुर्ग तकरीबन 5 फीट कद के मेरे सामने घुटन तक की लंबी दाढ़ी में खड़े हैं। बज़ाहिर ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ही उम्र रसीदा मस्जिद के इमाम हो। उन्होंने सफ़ेद जुब्बा पहन रखा था और सिर पे इमामा भी सफ़ेद रंग का सजा रखा था, मगर उनकी इतनी लंबी दाढ़ी और गैर मामूली चेहरे ने मुझे खौफ में मुब्तला कर दिया था। उनके चेहरे पे बहुत झुर्रियाँ थीं, भवें आँखों से बहुत ऊपर थीं, गोया के माथे तक थीं, और आँखें भवों के मोटे सफ़ेद बालों से आधी ढकी थीं। उन्होंने एकदम मुझे मेरे नाम से जब मुखातिब किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो चलकर मेरी तरफ आने लगे। मैं डर के मारे तेज कदमों से रोड की तरफ जाने लगी तो एक रिक्शा मेरे सामने आकर रुक गया। जब मैं रिक्शे में बैठी तो घबरा कर मैंने रिक्शे वाले को, जैसे इमरजेंसी में चलने को कहते हैं वैसे ही मैंने उसको कहा कि भाई साहब चलो। लेकिन रिक्शे वाला उस वक्त फ़ोन पे बात करने में मसरूफ़ था और उसने मुझे 2 मिनट रुकने का इशारा किया। इतने में वो बुजुर्ग मेरे रिक्शे के दरवाजे पर आ पहुंचे और मैं बर्फ की सील की तरह जम गई। शदीद ठंडे पसीने मुझे आने लगे। उन बुजुर्ग ने एक चमकदार सफ़ेद पत्थर मेरी गोद में डालते हुए
कहा कि ये हमारी बरादरी की तरफ से एक तोहफा है, इसे कबूल करो, मगर इसको पहनना नहीं। इतना कहा ही था कि रिक्शा ड्राइवर ने रिक्शा चला दिया। मैं घबराहट में अपने कांपते हाथों से उस पत्थर को रिक्शे से बाहर फेंक दिया और रिक्शे वाले को घबराहट में और तेज चलने को कहा। रिक्शे वाले ने मेरी इस घबराहट को देखकर बिना कोई सवाल किए रिक्शा को बताए हुए मेरी सिमत की जानिब तेज रफ्तार से चलाने लगा। जैसे ही मैंने रिक्शे के बाहर पलट कर बाहर देखा तो वो बुजुर्ग उस वक्त वहां से गायब हो चुके थे। मैं आवाज भागता हालत में घर पहुंची और गेट के पास उतरते ही मुझे लगा कि मेरे कदम बहुत भारी हो गए। उस वक्त मुझे लगा कि शायद खौफ से ऐसा हो गया है, लेकिन जब तक मैं कमरे में पहुंची तो उस वक्त मुझे लगा कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही और मेरे पाँव के साथ जिस्म भी उस वक्त भारी लगने लगा। मैंने बमुश्किल किसी से कुछ कहे बिना अपने कपड़े तब्दील किए और सोने के लिए लेट गई। जब मेरी आँख खुली तो मेरे बेड साइड पर मेरी वालदा बैठी हुई थी और मुस्तकिल ठंडे पानी से मुझे पट्टियाँ कर रही थी। मेरी आँख खुलते ही उन्होंने अल्लाह पाक का बहुत शुक्र किया और फिर मुझ पर दम करना शुरू कर दिया। मुझे बुखार 103 हो चुका था और न ही वो उतर रहा था, जैसे कि वो 103 पर ही आकर ठहर गया हो। उस वक्त मुझे शदीद सर्दी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे बर्फ़ की टेले पर लेटी हूँ। नहीं तो मेरे मुंह से अल्फाज निकल रहे थे और भूख की शिद्दत थी। उस दिन जब मेरी वालदा ने मुझे खाना परोसा तो आप यकीन जाने मैंने 7 रोटियां खा ली थी। इतनी ज़्यादा खुराक देखकर मेरी वालदा ने मेरी नानी जान को ये सारा माजरा सुनाया और कहा कि आज से पहले तो कभी मेरी इतनी खुराक नहीं रही। मेरी नानी बहुत ज़्यादा पढ़ाई में मसरूफ़ रहा करती थी। वो दम दरूद भी करती थी और उनके पास कुछ बुजुर्ग भी थे जिनसे सिर्फ वही बात किया कर सकती थी। नानी ने उस वक्त मेरी कंडीशन देखी तो मेरे कमरे में आकर मेरे कमरे से जितने भी लोग थे उन सबको बाहर भेज दिया और मेरे पास आकर बैठ गई और कहा कि घर का मेन गेट खोल दो और सारे रास्तों से हट जाओ। नानी बहुत देर तक तकरीबन आधा घंटा मेरे सिरहाने बैठी हुई सर पर हाथ रखकर आंखें बंद कर कर सूरह फातिहा पढ़ती रही। एकदम उन्होंने आंखें खोली और मुझसे पूछा कि वो पत्थर क्यों फेंका तुमने। नानी का ये कहना ही था कि मेरी आंखें फट सी गईं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि नानी को ये बात कैसे पता चली, क्योंकि मैंने इस वाक़े का जिक्र तो किसी और से अब तक किया ही नहीं था। फिर मेरी नानी जान ने कहा कि 3 दफ़ा ज़ोर से माफ़ी मांगो कि मुझसे गलती हो गई है और आइंदा ऐसा कतई नहीं करूँगी। बस फिर मैंने माफ़ी मांगी और हर दफ़ा माफ़ी मांगने पर मेरी क़ुव्वत बहाल होती गई। ऐसा मालूम हो रहा था कि मेरे जिस्म से कोई भारीपन सा निकल कर उतर रहा है। फिर नानी ने खड़े होकर किसी को मुखातिब करके कहा, जो कि हम में से किसी को नज़र नहीं आ रहा था, कि आप इत्मीनान से जाइए, मेरी नवासी से गलती हो गई है। इसने आपका दिल दुखाया है, इसकी माफ़ी मैं भी आपसे चाहती हूँ, लेकिन ये बच्ची है और डर गई है। आइंदा इससे कभी ऐसा नहीं होगा। फिर नानी ने इन बातों को मुकम्मल करने के बाद उस मखलूक को घर से बाहर जाने का रास्ता दिखाया और ख़ुद दरवाज़ा बंद करके घर के अंदर वापसी आ गई। उसके बाद मेरी आवाज़ जैसे वापस आ गई, बुखार ऐसे गायब हो गया कि जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बहुत खा सा लिया हो। इसको हज़म मैं नहीं कर पा रही थी और मुझे वॉमिट सा फील हो रहा था। कुछ देर के बाद जब मैं बेहतर हुई तो मैं नानी के पास गई और उनका पड़ा हुआ दम किया हुआ पानी पिया और फिर नानी से पूछा कि उनको कैसे पता चला उस पत्थर के बारे में जिसका जिक्र मैंने उनसे अब तक नहीं किया था। जिस पर नानी ने मुझसे कहा कि वो एक बुजुर्ग जिन थे जिन्होंने तुम्हें देखकर हदिया किया था, जिसको तुम फेंक आई। उस पे उनको गुस्सा आ गया और वो तुम्हारे साथ घर तक आ गए, मगर तुम्हारी माफ़ी पे वो ठीक हो गए और वापस चले गए। आइंदा कभी कोई चीज़ दे तो उसे फेंकना मत, बल्कि उसे हमेशा साफ पानी में बहा देना। उस दिन के बाद मैं कभी मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं निकली। तो दोस्तों, पहली कहानी के बाद हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की जानिब, जो हमें मोहित रॉय ने इंडिया से भेजी है,
ये वाक़या उनके मामा जान के साथ पेश आया, जो कि एक ट्रक ड्राइवर थे और अक्सर भारत के कई इलाकों में ट्रक चलाते आ रहे थे। ये वाक़या उनके साथ कैसे, कब और किस तरह वो ये वाक़या उनके साथ कब और कैसे पेश आया, आइए हम ये वाक़या मोहित की ही ज़ुबानी सुनते हैं। मेरे मामा जी ट्रक चलाने का काम करते थे। हालांकि वो अभी भी ट्रक चलाने का ही काम करते हैं, मगर रात में नहीं, सिर्फ दिन के उजाले में। क्योंकि उस घटना ने मामा जी को इस कदर डरा दिया है कि आज भी रात हो जाने के बाद मामा जी कहीं पर भी सफ़र करने से गुरेज करते हैं। ये वाक़या आज से तकरीबन 24 साल पहले मेरे मामा के साथ पेश आया। साल 1999, जगह शक्तिगढ़, जब मेरे मामा जी ट्रक चलाने के इस काम में नए नए आए थे। हालांकि उन्हें इस काम में उतना तजुर्बा नहीं था, मगर रास्तों का तजुर्बा उन्हें अच्छे से था। कहाँ किस मोड़ पर शॉर्टकट है और कहाँ कौन सा रास्ता ख़त्म हो रहा है, उन्हें ये सारी बातों का पता था। एक बार की बात है, मामा जी और उनका खलासी, जिसका नाम भानु था, उन दोनों को ट्रक लेकर कहीं दूर जाना था। तो शाम के 5 बजे तक वो दोनों ट्रक लेकर निकल गए। चूँकि मौसम ठंड का था, इसलिए 5 बजे ही हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो गया था। फिलहाल भानु ट्रक चला रहा था और मामा जी साथ बगल में बैठे थे। क्योंकि मामा जी को रात में ट्रक चलाना ज़्यादा पसंद था, जिसके 2 कारण थे। पहला कि रात के वक्त रास्ता ज़्यादा खाली रहता है। दूसरा ये कि रात में मामा जी को जल्दी नींद नहीं आती थी। यूं ही बैठे बैठे कब मामा जी की आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मामा जी की आंख खुली तब उनका खलासी भानु उन्हें उठा रहा था। मामा जी ने जब अपनी आंख खोली तब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। खाना खाने के लिए भानु ने ट्रक को एक ढाबे पे रोका हुआ था। फिर उन दोनों ने ट्रक से उतरकर खाना खाया। खाना पीना हो जाने के बाद जब बारी वापस आगे बढ़ने की आई, तो इस बार ट्रक चलाने की कमान मामा जी ने संभाल ली। मामा जी ट्रक चला रहे थे और उनका खलासी भानु उनके बगल में बैठा हुआ था। कुछ देर तक तो मामा जी और भानु बातें करते रहे, मगर फिर भानु सीट के पीछे वाली केबिन पर सोने चला गया और उसके लेटते ही खर्राटों की आवाज़ शुरू हो गई। तब गाड़ी में जब मामा जी ने देखा तो उस वक्त रात के कुछ 10:30 बज चुके थे। रास्ता एकदम सुनसान था, क्योंकि आज से तकरीबन 24 साल पहले लोग रात में सफ़र करना उतना पसंद नहीं करते थे। ठंड की वजह से रास्ते पर एकदम कोहरा और सन्नाटा छाया हुआ था, और रात में कोहरे की वजह से ट्रक चलाने में रास्ते में कहीं ना कहीं मामा जी को दिक्कत पेश आ रही थी। रात हर पल अंधेरे में डूबे जा रही थी। अभी मामा जी इस सुनसान रास्ते पर ट्रक चला ही रहे थे कि तभी रात के इस अंधेरे को चीरती हुई एक रोशनी उन्हें सामने की तरफ नजर आने लगी। ध्यान से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी कार की हेडलाइट की रोशनी हो। उस रोशनी को ट्रक की तरफ आता देख मामा जी ने ट्रक की रफ्तार को धीमी करना शुरू कर दी और ट्रक को रोड के एक तरफ करने लगे, ताकि वो कार या जो भी गाड़ी हो वो निकल सके। मगर जैसे ही मामा जी ने ट्रक को एक तरफ किया तो वो हेडलाइट जैसी रोशनी अचानक मामा जी की आंखों से ओझल हो गई। ये देखकर मामा जी काफ़ी हैरान हो गए। आखिर वो रोशनी इतनी जल्दी कहाँ गायब हो सकती है। घबराए हुए मामा जी ने एक बार तो सोचा कि भानु को नींद से जगा दें, मगर फिर कुछ सोचकर उन्होंने ऐसा नहीं किया और चुपचाप उस रोड पर, उस सन्नाटे भरे रोड पर ट्रक को चलाते रहे। और कुछ देर ट्रक को चलाने लगे। जब मामा जी थोड़ा आगे गए तब उन्हें रास्ते से अलग एक मोड़ नजर आया। उस मोड़ को देखकर मामा जी को लगा शायद वो गाड़ी इधर ही चली गई होगी। उस मोड़ को देखकर मामा जी को याद आया
कि एक बार कुछ दिन पहले जब मामा जी भानु के ही साथ इधर आए थे, तब भानु ने ही बताया था कि फ़िलहाल वो लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता भी है। हालांकि मामा जी की याददाश्त इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक मामा जी ने ट्रक को उसी रास्ते पर मोड़ लिया, ये सोचकर कि शायद यही वो शॉर्टकट रास्ता होगा। पहले वाले रास्ते के मुकाबले वो रास्ता ज़्यादा सन्नाटे से भरा था और आसपास जंगल भी काफ़ी घना था और रास्ते की हालत भी कुछ खास बेहतर नहीं थी। मगर तब भी मामा जी ट्रक चलाते रहे। मौसम तो ठंड का था ही, लेकिन बज़ाहिर उस रास्ते में पिछले रास्ते के मुनासबत से ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। उस वक्त मेरे मामा जी के हाथ पैर और पूरा जिस्म ठंड के मारे कपकपाने लगे थे, जबकि उन्होंने सर्दियों के कपड़े अच्छे खासे पहन रखे थे। मामा जी के साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। मामा जी से जब ठंड ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने ट्रक के पीछे कैबिन पर पड़े हुए कंबल को उठाकर अपने ऊपर डाल लिया। उससे भी मामा जी को पूरी राहत तो नहीं मिली, मगर कुछ हद तक ठंड से आराम मिला। शरीर पर कंबल को अच्छे से लपेटने के बाद मामा जी ने जैसे ही एक नज़र सामने की तरफ देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि अब रास्ते के बीचों बीच 3 बच्चे खड़े थे। उन बच्चों को ऐसे रास्ते पर खड़ा देख मामा जी ने एक झटके से ब्रेक मारा, जिससे ट्रक के पीछे सोता भानु हड़बड़ाते से उठकर बैठ गया और मामा जी से बोला, क्या हुआ, कैसे गाड़ी चला रहे हो तुम? इस पर मामा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस अपनी फटी हुई आंखों से उन 3 बच्चों को देखने में मगन थे। उन तीनों का चेहरा कुछ अजीब सा था, जो उन्हें आम इंसानों से एकदम अलग कर रहा था। इतने में ही भानु की नज़र भी उन 3 बच्चों पर पड़ी। उन 3 बच्चों को देखकर भानु समझ गया कि वो कोई आम बच्चे नहीं हैं और कोई दूसरी मखलूक है। जिस पर भानु ने मामा जी से कहा कि देख क्या रहे हो, गाड़ी आगे बढ़ाओ वरना ये हमारी जान ले सकते हैं। जिस पर मामा जी ने कहा, लेकिन गाड़ी आगे कैसे बढ़ाऊं, ये 3 बच्चे तो आगे खड़े हैं। भानु ने इनकी बात सुनकर कहा, ये लोग इंसान नहीं हैं, ट्रक इनके ऊपर से चढ़ा दो। मामा जी को उस वक्त भानु की बात ठीक तो नहीं लगी, लेकिन भानु के कहने पर मामा जी को यह करना ही पड़ा। मामा जी ने ट्रक को एक झटके से आगे बढ़ा लिया और ट्रक आगे बढ़ाकर जब मामा जी ने साइड मिरर से पीछे देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो तीनों बच्चे अभी भी उसी तरह से रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच खड़े थे। मामा जी की सांसें बिना भागे ही उखड़ने लगी थी, मगर फिर भी मामा जी ने ट्रक नहीं रोका। तभी भानु ने मामा जी से कहा, तुम पागल तो नहीं थे, इस रास्ते से क्यों आए? इस पर मामा जी ने कहा कि तुमने तो एक बार ही मुझे बताया था कि ये एक शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से हम काफ़ी जल्दी अपनी मंजिल पर पहुँच सकते थे। इस बात को सुनने के बाद भानु ने कहा, ये रास्ता शॉर्टकट नहीं है, इससे आगे वाले मोड़ से रास्ता जो जाता है वो शॉर्टकट को जाता है। लेकिन अब तुम इस रास्ते पर आ ही गए हो तो हरगिज़ इस रास्ते पर ट्रक को नहीं रोकना, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी पुरस्कार है। मामा जी ने भानु की इस बात को सुनकर ट्रक की रफ्तार को मज़ीद बढ़ा दिया। मामा जी के दिमाग में उस वक्त बस यही चल रहा था कि कैसे भी करके इस रास्ते से बाहर निकलना है। इसी दौरान मामा जी ने फिर से एक दफ़ा साइड मिरर पर देखा तो वो तीनों बच्चे ट्रक के साथ अभी भी आ रहे थे, मगर चल कर नहीं, उनके पैर ज़मीन से 2 फीट ऊपर थे। जब मामा जी ने भानु को पीछे देखने पर कहा तो भानु ने कहा कि पीछे मत देखो, अपना ध्यान पूरा ट्रक की तरफ दो। जब तक ट्रक चल रहा है ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भानु के कहने पर मामा जी ने साइड मिरर पर देखना बंद कर दिया और ट्रक चलाने पर अपना सारा ध्यान देने लगे। मगर पता नहीं क्यों उस वक्त वो रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी मामा जी ट्रक चला ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र रास्ते के एक किनारे पर खड़े किसी आदमी पर गई।
मगर सिर्फ हेडलाइट की रोशनी में वो आदमी दूर से सही तरह दिख नहीं रहा था। मगर ट्रक जब उस आदमी के नज़दीक पहुंचा, तब मामा जी ने देखा कि वो आदमी कोई और नहीं, मामा जी का छोटा भाई है। उस वक्त मामा जी का छोटा भाई अपने हाथ के इशारे से उन्हें ट्रक रोकने का कह रहा था। ये देखने के बाद मामा जी ट्रक रोकने के लिए अभी ट्रक की रफ्तार कम कर ही रहे थे कि तभी भानु ने कहा, पागल नहीं बनो, तुम्हारा भाई यहाँ कैसे आ सकता है? ये सब छल्लावा है, ट्रक को हरगिज न रोकना। भानु की बात सुनकर मामा जी को लगा कि भानु ठीक ही बोल रहा है। यहाँ पर रात के इस पहर आखिर मेरा भाई कैसे आ सकता है? जिसके बाद मामा जी ने ट्रक नहीं रोका और सीधे उस रास्ते से बाहर निकल गए। उस रास्ते से बाहर निकलने के बाद भानु ने बताया कि वो रास्ता छल्लावों को लेकर काफ़ी बदनाम है, इसीलिए रात के वक्त उस रास्ते पर कोई नहीं जाता, और जो उस रास्ते पर जाता है तो शायद ही उस रास्ते से बचकर निकल पाता है। भानु ने साथ ही बताया कि आज से करीब 8-9 महीने पहले इसी तरह यहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर की मौत हुई थी। वो ट्रक ड्राइवर भी रात को रास्ता भटक गया था और इस रास्ते से जा रहा था। तब किसी छल्लावे ने उनकी बुरी तरह जान ले ली थी। ये बात जब आगे पुलिस डिपार्टमेंट तक गई तो पुलिस डिपार्टमेंट ने इसको किसी जंगली जानवर की कार्रवाई समझकर केस को बंद कर दिया। ये वाक़यात देखने और सुनने के बाद मामा जी ने उस रात के बाद से आज तक रात को ट्रक चलाने से गुरेज करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की ये 2 कहानियाँ हमें कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कहानियों के बारे में अपने कमेंट से हमें लाजमी आरास्ता करें, और कहानियों के बारे में कमेंट करके हमें लाजमी बताइएगा। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा पुरस्कार वाक़या पेश आया हो तो अपने वाक़यात आप मुझसे बताए गए ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। मैं एक बार फिर ऐसे ही पुरस्कार और सच्चा वाक़या लेकर आप लोगों की खिदमत में पेश होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।